Good morning, everyone. Today we are starting our CE Inter Audit Chapter 1. Okay. CE Inter Audit का हम Chapter 1 करने वाले हैं. ठीक है. Chapter first. Name of this chapter is Nature, Objective and Scope of Audit. मतलब ऑडिट का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप क्या है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं इसके अंदर. ठीक है. बिल्कुल डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं. क्या ऑडिट होती क्या है, कौन करता है, ऑडिट का नेचर कैसा है, ऑडिट का मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं. ठीक है. सो चैप्टर का नाम आप देख लेंगे. आगे चलते इंट्रो वगैरह में कुछ नहीं है. जब मैं आपको समझा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है इसके अंदर, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. देखो, अभी फर्स्ट हम बात करते हैं ऑडिट होता क्या, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट के बारे में बात करते हैं. पॉइंट थर्ड से हम शुरू कर रहे हैं. तो सिंपली आप ये समझो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई स्कूल ओपन कर रहे हैं, आप एक स्कूल रन कर रहे हैं. उस स्कूल के अंदर आपने कुछ कैपिटल गुड्स लगाए हैं, कुछ आपके पास इन्वेंट्री टाइप में भी होगा. ठीक है. मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, आपके पास टेबल होगी, बेंचेस होंगे, ब्लैक बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह कुछ होंगे. ठीक है. चेयर्स वगैरह होंगी आपके पास, और आपके पास कुछ फर्नीचर का और स्टफ होगा जो ऑफिस वगैरह में हम यूज करते हैं. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती है स्कूल के अंदर. फिर टीचर्स की सैलरी जाते हैं, पियोन वगैरह वहाँ पे काम करते हैं, या जो भी लाइक कंडक्टर वगैरह होते हैं, बस ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, उनकी सैलरी वगैरह जाती है. फिर टीचर्स में भी रैंक होती है, लाइक प्राइमरी सेक्शन के क्या चार्जेस हैं, मिडिल अपर क्लासेस के क्या चार्जेस हैं. ठीक है. फिर बच्चों की फीस हम कलेक्ट करते हैं, उनसे फीस कलेक्ट करने में लाइक एनुअल फीस जो हम चार्ज करते हैं, लाइक एडमिशन फीस हो गई हमारी, फिर मंथली फीस हो गई, या फिर लाइक हमारा अलग अलग तरीके की पेमेंट्स, इनकम या टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम एक स्कूल के अंदर करते हैं. अब चाहे वो स्कूल ही क्यों ना है, उसको भी अपना रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है. ठीक है. चाहे वो होटल क्यों ना हो, होटल को भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है. ठीक है. चाहे वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है. ठीक है. सेम कोई एनजीओ वगैरह है, इन सभी को भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है. क्यों रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है? ताकि हमें ये पता लग सके, अलग अलग लोगों को, ये जो डिफरेंट लोग जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, जो एनजीओ में इंटरेस्टेड है, बिजनेस में इंटरेस्टेड है, होटल में इंटरेस्टेड है, हॉस्टल में इंटरेस्टेड है. ठीक है. ये हॉस्पिटल में इंटरेस्टेड है, कोई भी एंटिटी, हर एंटिटी को क्या करना है, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है. रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करके रखना होता है? ताकि हम पता लगा सके एंटिटी का पीएनएल क्या है, मतलब लाइक उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन वगैरह हम पता लगा सकें. ठीक है. तो ऑलमोस्ट हर एंटिटी क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए अपना रिकॉर्ड बना के रखती है. मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक होटल है, एक होटल वाले से गवर्नमेंट आई है टैक्स कलेक्ट करने के लिए. टैक्स अथॉरिटी होटल से टैक्स कलेक्ट करना चाहती है. ठीक है. तो टैक्स अथॉरिटी इंटरेस्टेड होगी ना, सिंपल सी बात है. टैक्स अथॉरिटी किस में इंटरेस्टेड होगी? टैक्स अथॉरिटी इस चीज में इंटरेस्टेड होगी कि भैया हम चाहते हैं आप हमें अपना पीएनएल दिखा दो, वहां से आपका प्रॉफिट देख के, हम आपकी इनकम देख के हम उस पर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे. पॉइंट समझ में? ठीक है. ओके. या हम अपनी रिटर्न वगैरह फाइल करना चाहते हैं. पॉइंट समझ में? या अपनी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, हमने क्या करा क्या नहीं किया है. ठीक है. या कोई एक कंपनी के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते टाइम भी आप क्या देखोगे, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कंपनी की कैपिटल कैसी है, कंपनी का के पास कितनी एसेट्स है, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटी है. तो डिफरेंट यूजर्स होते हैं, एक एंटिटी के रिकॉर्ड के डिफरेंट यूजर्स होते हैं, फाइनेंशियल यूजर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, अपन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के अपना डिसीजन लेते हैं. पॉइंट समझ में? तो हर एंटिटी को क्या करना है, एवरी एंटिटी हैज टू मेंटेन इट्स रिकॉर्ड, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन बता सके. किनको बता सके? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं. कौन समझ है? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं, वो अपना डिसीजन ले सके. इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रखते हैं. कौन समझ में? ठीक है. इतना क्लियर हुआ? ठीक है. एक सेकेंड मैं अपनी म्यूजिक बस. तो हमने क्या पढ़ा, हर एंटिटी अपना रिकॉर्ड बनाएगी ताकि हमें उसकी फाइनेंशियल क्या परफॉर्मेंस प्लस पोजीशन, दोनों चीजें पता लग सके. पॉइंट समझ. अब परफॉर्मेंस किसे पता लगती है, पोजीशन किसे पता लगती है? अब आप छोटे बच्चे नहीं, आपको पता होना चाहिए. परफॉर्मेंस किसे पता लगती है? पीएनएल से पता लगती है, और पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता लगती है. पॉइंट समझ. इसके साथ और भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, लाइक कैश फ्लो हम बनाते हैं. पॉइंट समझ. नोट्स टू अकाउंट हम बनाते हैं, चेंज इन इक्विटी हम बनाते हैं. पॉइंट समझ. ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं. पॉइंट समझ में? ठीक है. ओके. जो भी एंटिटी होगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल की कंपनी है, कंपनी के हिसाब से वो अपना रिकॉर्ड बनाएगी. हमारी लाइक एलएलपी है, कंपनी है, तो हर एंटिटी अपना रिकॉर्ड अपने
हिसाब से बनाते हैं, अपने हिसाब से मतलब जो भी उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब बेंचमार्क होते हैं। भाई किस तरीके से हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, पोजीशन को रिपोर्ट करेंगे पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह के थ्रू, ये कहाँ पे होगा, ये किसके थ्रू, भाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जो हम रिपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को जो रिपोर्ट करते हैं, पीएनएल बैलेंस शीट में ही तो करते हैं। पीएनएल बैलेंस शीट के थ्रू ही तो हम अपनी पोजीशन को बता रहे हैं, रिपोर्ट करना। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए जब आप स्कूल में होते तो आपका एडमिट कार्ड आता था, उस एडमिट कार्ड में पता लगता था कि आपके नहीं, रिपोर्ट कार्ड आता था, रिपोर्ट कार्ड में पता लगता था कि आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता लगता था कि आपने एग्जाम में कितना अच्छा करा है, आपकी कौन सी ग्रेड आई है, कौन सी पोजीशन आई है। तो रिपोर्ट कार्ड क्या होता था, उस रिपोर्ट कार्ड के थ्रू आपके एग्जाम्स के अंदर आपने कितने मार्क्स लिए हैं वो रिपोर्ट किया जाता था, कौन सा। इसी तरीके से ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट किस चीज की है, ये पीएनएल बैलेंस शीट के थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को ही रिपोर्ट करते हैं, कौन समझ। इसको रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास बकायदा क्या होता है, हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं, मतलब हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, पॉइंट समझ में। आपने पहले भी पढ़ा है, हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं। इन स्टैंडर्ड्स के थ्रू, इन प्रिंसिपल्स के थ्रू ही हम अपना पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं, पॉइंट समझ। मतलब मन मर्जी वाला नहीं है कि लाइक मेरा मन करेगा मैं अपनी किसी चीज को 50 लगाऊंगी, किसी चीज को 70 लगाऊंगी, किसी को लाख लगाऊंगी, नहीं, मन मर्जी वाली चीजें नहीं है, पॉइंट समझा। आपको बकायदा रूल्स दिए गए हैं, प्रिंसिपल दी, गाइडलाइंस दी गई हैं, स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जिनको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं, ठीक है। यही फ्रेमवर्क आपको गाइड करता है कि कौन सा काम आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर हम प्लांट पे रिपेयर करवा रहे हैं, प्लांट पे रिपेयर करवा रहे हैं और कैपेसिटी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, पॉइंट समझा, तो ये हमारा पीएनएल में जाता है, पॉइंट समझा, पीएनएल में एक्सपेंसेस के तौर पे जाएगा। लेकिन वही प्लांट पे हम रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा रिपेयर कर रहे हैं जिसपे काफी अच्छा खर्चा लग रहा है और हमारी जो प्लांट की कैपेसिटी है वो बढ़ जा रही है, तो वो हमारा कहाँ पे जाता है, वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है और वो हमारा बैलेंस शीट के अंदर जाता है, असेट साइड पे, पॉइंट समझ में, ठीक है, ओके। तो ये फ्रेमवर्क ही हमें गाइड करता है हमें क्या करना क्या नहीं करना, पॉइंट समझ में। अभी तक हमने देखो क्या पढ़ा, हमने बेसिक पढ़ा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि भाई जो भी बिजनेसमैन हो गए, जो भी एंटिटी होगी, कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा है बड़ा है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, नॉन प्रॉफिट कमा रहे हैं, कोई भी एंटिटी हो, हर एंटिटी को अपना रिकॉर्ड कर बना के रखना पड़ता है। और रिकॉर्ड बनाने के लिए हमारी अथॉरिटीज ने हमें प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दे रखे, मतलब प्रिंसिपल्स दे रखे, स्टैंडर्ड्स दे रखे, जिनके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है, ओके। और अगर हमने ठीक से इन सारे प्रिंसिपल्स को, इन रूल्स को फॉलो किया है ठीक से, तो इसका मतलब हमने ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट बना के तैयार किया, ट्रू एंड फेयर हमारे बैलेंस शीट और पीएनएल वगैरह बन के तैयार हुए। लेकिन कहीं अगर हमने मान लो इन प्रिंसिपल को गलत समझ लिया या गलत तरीके से अप्लाई कर दिया या अप्लाई नहीं किया, तो फिर हम ये कहेंगे हमारा पीएनएल बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर नहीं बने, कौन समझा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल प्लीज, चलो अब एक एग्जाम्पल करेंगे और आपको समझ में आएगा क्या है। मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं हूँ, कौन समझ में, और मेरा एक बिजनेस है, कौन समझ में, मेरा एक बिजनेस है। इस बिजनेस में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, बिजनेस में मैंने प्रॉफिट कमाया 10 CR का प्रॉफिट मैंने कमाया। कितने CR का प्रॉफिट मैंने कमाया, मैंने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। बट नाउ आई एम थिंकिंग लाइक कि भैया अगर मैं 10 करोड़ का 10 करोड़ प्रॉफिट दिखा देती हूँ तो मुझे 10 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। किस पे टैक्स देना पड़ेगा, 10 CR पे देना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यार मेरा ये टैक्स है ना, ये टैक्स मेरा कुछ रिड्यूस हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला मैंने कि भैया मैं क्या करूँगी, अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दूंगी। जैसे मैं एक्सपेंडिचर इंक्रीज करूंगी तो इसका क्या रिजल्ट होगा कि मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मेरा टैक्स भी क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने ये सॉल्यूशन निकाला। पर क्या ये लॉफुल है, क्या ये लॉफुल है, क्या हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन समझे, बेफालतू में आप एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो ताकि आपका प्रॉफिट कम हो जाए। आप पकड़े गए नहीं पकड़े वो बात छोड़ दो आप, ठीक है, पकड़े जा रहे नहीं पकड़े जा रहे वो सारी चीजें छोड़ दो, लेकिन ये है तो गलत। मतलब आपने अपने पीएनएल में क्या करा, पीएनएल अकाउंट के अंदर आपने छेड़छाड़ की, अपने एक्सपेंडिचर को ज्यादा दिखा दिया, इनकम को कम दिखा दिया और अब आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। क्या ये आप टैक्स अथॉरिटीज के साथ गलत नहीं कर रहे? सिंपल आंसर दीजिए, गलत है। कोई समझ में, मान लो 2 CR से मैंने अपने एक्सपेंडिचर को ज्यादा दिखा दिया तो मेरा प्रॉफिट हो गया 8 CR, 2 करोड़ से कम हो गया, और टैक्स अब मुझे 8 CR पे देना पड़ेगा, ना कि पहले के कंपैरिजन में 10 CR पे देना पड़ेगा। कौन समझे। तो देखो क्या हुआ, हम पीएनएल एंटिटीज कई बार क्या होते हैं गलती से, कई बार जानबूझ के, मतलब ये तो मैंने जानबूझ के किया इंटेंशनली, जब हम जानबूझ के अपने रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं ताकि हम अपना डिजायर्ड मोटिव सेटिस्फाई कर सके, वो ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करे, तो इसको बोलते हैं फ्रॉड। पॉइंट समझ में, ठीक है,
ओके। और कभी अनइंटेंशनली मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने स्टैंडर्ड्स को गलत इंटरप्रेट कर लिया, गलत अप्लाई कर दिया, तो इसको बोलते हैं एरर। पॉइंट समझ में, ठीक है, ओके। तो कई बार जानबूझ के, कई बार गलती से हमसे क्या होता है, इन रिकॉर्ड्स में मिसस्टेटमेंट हो सकती है, गलती हो सकती है। मिसस्टेटमेंट माने कि जो फैक्ट्स थे आपने उनको चेंज करके लिख दिया, ये लिखा ही नहीं, या कुछ ज्यादा दिखा दिया, कुछ कम दिखा दिया। पॉइंट समझ में, ठीक है, ओके। तो क्या है, आप हर एंटिटी को अपना रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड बनाना है ऐसा कि हमारी जो पीएनएल बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन बताते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, एरर की वजह से या फ्रॉड की वजह से हम इन स्टेटमेंट्स के अंदर, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक मतलब कुछ चीजें गलत कर देते हैं। पॉइंट समझ में, चाहे वो जानबूझ के करे चाहे गलती से करे, कुछ मिस्टेक होना मतलब फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को आपने कम लिखा है, ज्यादा लिख दिया है, या जो था वो नहीं लिखा, मतलब ओरिजिनल नहीं है कुछ इसके अंदर। पॉइंट समझ में, कुछ चीजें ओरिजिनल नहीं है या कंप्लीटली जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। पॉइंट समझ में। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा बिजनेस और मुझसे पूछा जाए कि आप सच बताओ आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो मैं तो यही बोलूंगी कि देखिए मैंने पीएनएल बिल्कुल फेयर तरीके से बनाया है, और मेरा पीएनएल जो आंसर दे रहा है वो 8 CR है, तो मेरा प्रॉफिट 8 CR है। मैं बताऊंगी कि मैंने फ्रॉड किया, मैं नहीं बताऊंगी। पॉइंट समझ में। तो क्या होता है, इसी तरीके से हम जब खुद अपना काम करते हैं तो अपने काम में हम कमियां नहीं निकालेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि कोई एक ऐसा पर्सन आए, कोई एक इंडिपेंडेंट पर्सन आए, वो इंडिपेंडेंट पर्सन आके चेक करे, मतलब इंडिपेंडेंट पर्सन लाइक कि मेरा मुझसे या मेरे बिजनेस से उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसका मेरे बिजनेस में ना कोई इंटरेस्ट है। पॉइंट समझे, ना उसका कोई इंटरेस्ट है, ना उसका कोई कनेक्शन है। पॉइंट समझे, तभी तो वो फेयर डिसीजन ले पाएगा। इंडिपेंडेंट पर्सन को हम इसलिए बुलाते ताकि वो फेयर हो सके, वो हमारा बायस ना हो, वो हमारा बायस ना हो, फेयर रह सके। इसलिए हम एक ऐसे पर्सन को बुलाते हैं जिससे कोई कनेक्शन ना हो, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। पॉइंट समझ में, ठीक है, ओके। आप एग्जाम्पल के लिए समझो कि फॉर एग्जाम्पल के लिए दो पार्टी है एक्स और वाई, और कोर्ट के अंदर ही खड़े हैं, एक्स और वाई कोर्ट के अंदर खड़े हैं। पॉइंट समझ में। अगर जज कोर्ट का किस किस से रिलेटेड होगा, जज कोर्ट का हमारे रिलेटेड होगा एक्स से, तो वो एक्स के फेवर में डिसीजन लेगा। समझ में। लेकिन ऐसा नहीं होता, बोला जाता है कि आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है। तो इंडिपेंडेंटली काम करने का मतलब क्या है कि भले ही आपका इससे कोई कनेक्शन है, लेकिन आप क्या है, डिसीजन फेयर लोगे। लेकिन हमारा ऑडिट क्या कहता है कि अगर कहीं पे कोई कनेक्शन वाली बात आ गई तो वहां पे फेयर डिसीजन लिया ही नहीं जाएगा। इसलिए आपका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी तरीके से हम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। पॉइंट समझ में। अभी आप यही समझेंगे इंडिपेंडेंट का मीनिंग, इसके बाद हम 11 चैप्टर करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं रियल मीनिंग ऑफ ऑडिट पे। पॉइंट समझ में, क्या मीनिंग है ऑडिट का, चलो समझाती हूँ मैं एक एक करके आपको आराम से। तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा चाहे कोई भी एंटिटी, चाहे वो स्कूल है, ठीक है, चाहे वो होटल है, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल है, ठीक है, ओके, एक्सेट्रा कुछ भी लिख लो, है ना, ओके। मतलब किसी भी टाइप की एंटिटी, टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन समझ में, उसकी साइज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साइज क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लार्ज हो सकता है। चाहे वो प्रॉफिट वाली है, ठीक है, वो प्रॉफिट वाली भी हो सकती है, विदाउट प्रॉफिट मतलब एनजीओ टाइप की भी हो सकती है। तो एंटिटी कोई भी हो सकती है, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि एंटिटी ने क्या करा होगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होगी, किसके अकॉर्डिंग, अपने जो भी हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बनाई होगी, ठीक है। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हो सकता है उसके अंदर कोई एरर या फ्रॉड हो सकता है, मे बी ना भी हो। यही पता लगाने के लिए हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाते हैं ताकि इंडिपेंडेंट पर्सन क्या करे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सके, एग्जामिन कर सके, ओके। और एग्जामिन किस लिए करना है, एग्जामिन इसलिए करना है ताकि वो एग्जामिन करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सके। किस पे ओपिनियन दे सके, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करा उनको चेक करके वो अपना ओपिनियन दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। पॉइंट समझ में, यही काम है। अब हम चलेंगे, जो हमारा लिखा हुआ है वो रीड करते हैं, ठीक है। एक एक वर्ड्स को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सो आप टेंशन फ्री हो जाओ कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल डिटेल में हम स्टडी करने वाले। ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट चेकिंग करना, इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करना, चेकिंग करना किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उन इंफॉर्मेशन को चेक करना
किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना, चाहे वो एंटिटी क्या है, एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म, साइज क्या है, छोटा है बड़ा है फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट ओरिएंटेड है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, व्हेन सच ओके, लीगल फॉर्म मतलब वो कंपनी की फॉर्म में है, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है, एलएलपी की फॉर्म में है, सो किसी भी फॉर्म में है वो, चल फर्क नहीं पड़ता। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, कि ये एग्जामिनेशन किस व्यू के साथ किया जा रहा है, एग्जामिनेशन इसलिए हम कंडक्ट कर रहे हैं, चेकिंग हम इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं ताकि हम उस पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। पॉइंट समझ में चले। अब आपको एनालिसिस दिए गए हैं कि इस डेफिनेशन को अगर हम तोड़ के पढ़े तो क्या बोला गया है। देखो सबसे पहले बात, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका क्या होता है, इंडिपेंडेंस हियर इंप्लाइज दैट judgment of a person is not subordinate to the wishes and direction of any other person who might have engaged in, इसका मीनिंग समझते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, समझ में, ठीक है, ये एक कंपनी है और ये हमारे पास है प्रैक्टिसिंग सीए खुशी, ठीक है, प्रैक्टिसिंग सीए खुशी हमारे पास है, चलो ओके, ये कंपनी है, इस कंपनी ने इसको ऑडिट, सीए खुशी को अपॉइंट किया है एज अ ऑडिटर, कि भैया आप आइए आप मेरा ऑडिट कीजिए, अपॉइंट किया है एज अ ऑडिटर। जो पर्सन ऑडिट करता है, ये जो फर्म ऑडिट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर। जो ऑडिट करता है उसको ऑडिटर बोलते हैं। मान लो ये हमारा ऑडिट कर रहा है तो इसको हम ऑडिटर बोलेंगे। तो किसने अपॉइंट किया, कंपनी XYZ कंपनी ने इसको अपॉइंट कर लिया, ठीक है, ओके चलो भाई कर लिया। तो ये हमारा कौन है होता है, ये हमारा क्लाइंट होता है ऑडिटी, ऑडिटी मतलब जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, पॉइंट समझे, ऑडिटी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, पॉइंट समझे, और ये कहलाता है हमारा ऑडिटर, पॉइंट समझ में, ठीक है ओके। तो कह रहा है ऑडिटी जो अपॉइंट कर रहा है वो है माइट एंगेज इन, जिसने एंगेज किया, जिसने अपॉइंट किया, एंगेज मतलब कि ऑडिटर को हमने बुलाया कि भैया आप आइए आप हमारा काम कीजिए, किसी असाइनमेंट में किसी को एंगेज करना था, अपॉइंट करना, उसको काम सबमिट करना, ठीक है ओके। तो ऑडिटर को हमने एंगेज किया कि आप हमारी ऑडिट कीजिए। तो जो जिसने एंगेज किया है ऑडिटर को, पॉइंट समझ में, उसकी डायरेक्शन या उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको काम नहीं करना है, पॉइंट समझ में, मतलब ऐसा नहीं कि इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो ऑर्डर है वही इसके लिए सुपीरियर है और इसकी खुद की जो जजमेंट है वो सबऑर्डिनेट है। जो ऑडिटर की जजमेंट है वो सुपीरियर होनी चाहिए, पॉइंट समझे, इसकी डायरेक्शन इसके ऑडिटर इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसकी मतलब उसकी जजमेंट नहीं होनी चाहिए, पॉइंट समझे, मतलब जो ऑडिटर ऑडिट करने आया है वो अपनी जो डिसाइड कर रहा है कि भैया मेरे को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसे ऐसा ओपिनियन देना वैसा ओपिनियन देना है, वो अपनी जजमेंट के हिसाब से काम करेगा, इसके ऑर्डर या इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं करेगा, समझ में। ऐसा नहीं कि इसकी जजमेंट सबऑर्डिनेट है और इसकी डायरेक्शन इसके ऑर्डर सुपीरियर है। इनफैक्ट इसके ऑर्डर वगैरह को हम लेंगे, समझेंगे, सुनेंगे क्या कह रहा है, लेकिन काम अपनी जजमेंट के हिसाब से करेंगे। जो हमने ड्यूरिंग सीए काम सीखा है या प्रैक्टिसिंग के अंदर काम सीखा है, ट्रेनिंग के अंदर काम सीखा है, वो सारी नॉलेज एक्सपीरियंस हम यूटिलाइज करके अपना प्रोफेशनल काम करेंगे। ऐसा नहीं किसी ने हमें बोला कि हाँ बोलो तो हम हाँ बोलेंगे, किसी ने बोला ना बोलो तो हम ना बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसका मीनिंग ये है कि जिस पर्सन ने हमें एंगेज किया है उसकी विशेष उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी जजमेंट सबऑर्डिनेट है, नीचे है, और उसके डायरेक्शन उसके ऑर्डर के हमारे ऊपर रहेंगे, पॉइंट समझ में। आगे कह रहे हैं द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी whose फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, कि जिस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ऑडिट करने वाले हैं, पॉइंट समझे, उससे हम इंडिपेंडेंट होना हमारा काम है, पॉइंट समझे, कि ऑडिटर हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस एंटिटी से जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ऑडिट करने जाए, ताकि वो अपना ओपिनियन विदाउट बीइंग एनी इन्फ्लुएंस, बिना इन्फ्लुएंस में आए अपना ओपिनियन दे सके। जैसे मैंने आपको बताया, लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, पढ़ते हैं, अ पर्सन who request his brother a chartered accountant to audit account of his proprietary concern, like for example कि मेरा एक बिजनेस है, कौन समझ में, ठीक है, मेरा ये अच्छा खासा बिजनेस है, चल रहा है, मैंने अपने भाई को बुलाया कि भाई आजा और मेरा ऑडिट कर दे। मेरा भाई सीए है, ठीक है, सीए इन प्रैक्टिसिंग है, और मैंने उसको बुलाया कि आप आओ और आके मेरा ऑडिट करो। अब वो मेरा भाई है, पॉइंट समझ में, तो मेरा उससे कनेक्शन, मेरा रिलेशन उसे, अब मैं उसको बोलूंगी कि भैया अगर कोई चीज गलत भी है ना मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कोई बात नहीं, तो भी तू ट्रू एंड फेयर बोल दे, पॉइंट समझ में। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस में मैं एज अ डायरेक्टर काम कर रही हूँ, मैं उस बिजनेस में सीईओ कुछ भी लगा लो, और मैंने क्या करा, अपने भाई को बुलाया कि तू इधर आ जा, तो भी कनेक्शन हो गया। काम किसने करा, मैंने, मेरा काम मेरा भाई चेक कर रहा है, पॉइंट समझ में, तो कनेक्शन वाली बात है। मैं उसको बोलूंगी मेरी कोई गलती मत निकालना, ये वो तो नहीं निकालेगा, पॉइंट। करप्शन समझते हो ना,
करप्शन वाली चीजें ही है ये, ठीक है। तो आपका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कनेक्शन होगा तो आप फेयरली काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे, आप बायस के साथ काम करोगे, पॉइंट समझ रहे हैं। ताकि हम ऑब्जेक्टिवली काम कर सके बिना बायस हुए, इसलिए हमारा ऑडिटर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पॉइंट समझ में, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पहला पॉइंट ये कि ऑडिटर क्या होना चाहिए, ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, पॉइंट समझ में, या मस्ट भी आप यूज कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल खुद से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना कोई बड़ी वाली बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एंटिटी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एग्जामिन कर रहे हैं वो हमारी एनजीओ भी हो सकती है, चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकता है, वो बिजनेस भी हो सकता है, कौन समझ रहे हैं, कि वो प्रॉफिट वाली भी हो सकती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कौन समझ रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इट कैन बी कंडक्टेड फॉर एन एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल स्ट्रक्चर। लीगल स्ट्रक्चर मतलब चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म है, चाहे वो एलएलपी है, पता है ना, लो अलग अलग लो के अकॉर्डिंग हमारे एंटिटी रजिस्टर्ड होती है। अगर हमारी एलएलपी है तो एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग जाएगी, एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग जाएगी। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जाएगी। तो अलग अलग लो बने, अलग अलग लीगल फॉर्म्स है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा आप सोसाइटी भी हो सकते हो, ट्रस्ट भी हो सकते हो, कंपनी भी हो सकते हो, है ना। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मतलब एंटिटी की साइज और लीगल फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटिटी प्रॉफिट वाली भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है। कि पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है, ये पर्पस की बात करें, क्यों हम ऑडिट करें, ताकि हम ओपिनियन कर सके, किसके ऊपर ओपिनियन दे सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन दे सके। चलो ओके, अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, कैसे करनी है, और कैसे उनकी प्रेजेंटेशन वगैरह की प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉइंट समझ आया। और मैनेजमेंट ने अपना काम सही तरीके से, ट्रू एंड फेयर तरीके से करा है या नहीं करा, ये चीज पता लगाने के लिए हम ऑडिट करवाते हैं, और ये काम करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये काम करना हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, ओके, समझ में आया अभी। चलो अब कह रहे हैं इन डूइंग सो, देखो मतलब क्या समझा हमने ये समझा कि एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह, ये सब बनाए होंगे एंटिटी ने। इन्हीं जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं ताकि हम पता लगा सके ट्रू एंड फेयर बनी है नहीं, इसका मतलब क्या है कि हम इन पीएनएल बैलेंस शीट को ही चेक कर रहे हैं ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, कौन समझ है। अब पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह किसके बेस पे बनते हैं आपको पता होना चाहिए, जो हमारी जर्नल एंट्रीज होती है, जो जर्नल एंट्रीज होती है उनके बेस पे हमारा पीएनएल बैलेंस शीट बनता है, कौन समझ है। तो जर्नल एंट्रीज के बेस पे हम क्या करते हैं, आपको पता है ना, पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, फिर लेजर, फिर देन ट्रायल बैलेंस, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट, है ना, इस तरीके से बनाते हैं। तो मतलब हम क्या करें, जब हम किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, मतलब उसके पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह को चेक करेंगे, पीएनएल बैलेंस शीट को चेक करेंगे, मतलब जर्नल एंट्रीज को चेक करेंगे। तो हमें क्या चेक करना है, हम ये चेक करना है कि जो अकाउंट्स बने हैं वो एंट्रीज के अकॉर्डिंग बने या नहीं बने, मतलब जो एंट्रीज की बुक है उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स बनाने, ये नहीं कि एंट्रीज कुछ पास कर रखे, अकाउंट्स आप कैसे बना रहे हैं, कौन समझ। जब भी आप कोई एंट्री चेक करेंगे तो आपको देखना है हर एंट्री का सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, कौन समझ में, कि मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आपने दिखा रहा कि हमने सेल की है, सेल किया तो सेल के लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, आपने परचेज किया तो परचेज बिल वगैरह आपके पास होना चाहिए, आपने लाइक फॉर एग्जांपल के लिए कोई सैलरी पे की है तो सैलरी के लिए भी आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए, पॉइंट समझे। तो हर चीज के पास के लिए आपके पास कोई रिकॉर्ड, कोई सबूत, कोई प्रूफ होना चाहिए कि हमने ये काम किया है या नहीं करा, तभी तो ऑडिटर चेक कर पाएगा कि हाँ भैया एंट्रीज प्रॉपर रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं कोई एंट्रीज हम भूल ही गए, रिकॉर्ड ही नहीं करी, या जितनी भी एंट्री है उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट है या नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल की परचेज की हमने 10 एंट्री दिखा रहा है, 8 का बिल है, 2 का बिल ही नहीं है, तो ऑडिटर के मन में क्या आएगा, पता नहीं सच्ची एंट्री है ये झूठ बोल रखी है, फालतू में कर रखी है ना, तो इसलिए रिकॉर्ड्स होना चाहिए, पॉइंट समझ में। ओके अब कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन कन्वेड इन द स्टेटमेंट, जो ये पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह के अंदर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन दी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब यही पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह, इनके अंदर कोई स्टेटमेंट दी गई है तो वो स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन कोई भी दी गई स्टेटमेंट के अंदर, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए, अनएम्बिगियस मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, पॉइंट समझ गया। स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बनाई है प्रॉपरली हमें क्लासीफाई की होनी चाहिए। भाई फॉर एग्जांपल के लिए लाइक मैंने अभी आपको बताया प्लांट के ऊपर हमने रिपेयर किया है, पॉइंट समझ में। और रिपेयर दो तरीके के होते हैं, एक पीएनएल में जाता है, एक बैलेंस शीट में जाता है।
जो पीएनएल में जाता है वो रिकरिंग नेचर का होता है, रिकरिंग मतलब रिवेन्यू, रिकरिंग नेचर मतलब जो बार बार होते रहते हैं, ठीक है ओके। ये कैपिटल नेचर का पॉइंट समझ में, ठीक है ओके। तो हर एंट्रीज को अलग अलग अकाउंट्स में क्लासीफाई करते हैं हम, ठीक है। उसका हर एंट्री का अलग अलग टाइप का डिस्क्लोजर होता है, हर एंट्री की या बोलते हैं हर चीज की, हर आइटम की अलग तरीके से वैल्यूएशन होती है। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन अलग तरीके से होती है। अगर आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल के कोई फिक्स असेट है, उसकी वैल्यूएशन अलग तरीके से होगी, पॉइंट समझ में है ना। लाइक मशीनरी है तो उसकी वैल्यूएशन और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन अलग तरीके से होगी। तो किसी चीज को अलग, हर स्टेटमेंट के अंदर जो अमाउंट है उनको प्रॉपर्ली हम क्लासीफाई करेंगे, प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेंगे, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करेंगे। जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। आपको पता है इन्वेंट्री किसके अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है, जैसे AS2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री होता था ना, हाँ AS2 आई थिंक ओके। और लाइक फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें किसकी, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, तो इनके अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक इंडियन AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड एंटिटी पे लग रहा होगा वो एंटिटी अपने अकॉर्डिंग क्या करेगी, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करेगी। कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंट अ ट्रू फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट। ऑपरेशनल रिजल्ट मतलब P&L बैलेंस के थ्रू जो हम अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं ना, वो कि ऑपरेशनल रिजल्ट की ऑपरेशन करने के बाद आपका क्या रिजल्ट है, प्रॉफिट है लॉस है, वो आपको ट्रू एंड फेयर बताना है अकाउंट्स के थ्रू। पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब P&L का जो स्टेटमेंट है वो आपको ऑपरेशनल रिजल्ट मतलब रिजल्ट जो भी आएगा P&L का वो रिजल्ट सही तरीके से दिखाए। और जो असेट एंड लायबिलिटीज है वो बैलेंस शीट के थ्रू पता लगती है। तो वो स्टेटमेंट जो असेट एंड लायबिलिटीज बताती है वो ट्रू एंड फेयर तरीके से अपनी असेट एंड लायबिलिटीज बताए। पॉइंट समझ में, पॉइंट क्लियर हुआ। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, इसमें कुछ नहीं है कि हमारा ऑडिटर आएगा, ऑडिटर आके ये सारी चीजें चेक करेगा। पॉइंट समझ है कि क्या काम किया है, कैसे नहीं किया है, ताकि हम पता लगा सके सही तरीके से हुआ है काम या नहीं। पॉइंट समझ में, ठीक है। अब मैं सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ, बताने में तो बहुत कुछ है अभी भी, है ना। तो सीक्वेंस में हम कर रहे हैं तो सीक्वेंस में ही चलेंगे, ठीक है ओके। चलो अभी मैंने आपको ये भी बताना बाकी है, ओके। हम ऑडिट क्यों करते हैं, पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है। ऑडिट हमें अश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अश्योरेंस मतलब एक तरीके से सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसको, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है उनको अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है, यूजर्स लाइक फॉर एग्जांपल के इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे करेंगे। टैक्स अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट है, पॉइंट समझ में, कोई बायर है, कोई सेलर है, पॉइंट समझ में, तो ये लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं। डेटर क्रेडिटर है ना, हर कोई हमारी लाइक बैंक वगैरह है ना, ये सब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है, अपने डिफरेंट डिसीजन लेने के लिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो इनको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स बोलते हैं। अब अगर मैनेजमेंट बोले, एंटिटी बोले कि मैंने सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, तो क्या ये बिलीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कौन सा। लेकिन वही एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन आके बोल रहा है कि हाँ भाई सही है सारी चीजें, तो आप लोग यकीन कर लोगे, कौन सा। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोलूँ कि आपको टाइफाइड है, आप मानोगे नहीं, मानोगे, कौन सा। लेकिन वही डॉक्टर आके बोले कि आपको टाइफाइड है, आपको ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करिए, आप मान लोगे। समझ में आया। तो हमें क्या है, सिंपल सी बात है कि ऑडिटर आएगा, देखो एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के तैयार कर ली, कौन समझे। अब ऑडिटर को एंटिटी ने अपॉइंट किया, एंगेज किया कि आप आओ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप चेक करो। ऑडिटर आएगा, ऑडिटर आके चेक करेगा, और चेक करके उसको जो भी एविडेंस मिलेंगे चेकिंग के ड्यूरिंग, जो उसको पता लगेगा उसको वो एज अ प्रूफ यूज करेगा, और उस प्रूफ के बेस पे वो बताएगा कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं। जब ऑडिटर बोल देगा ट्रू एंड फेयर है, तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स बिल्कुल बिलीव करेंगे, पॉइंट समझ में। लेकिन अगर मान लो ऑडिटर बोलता है कि चेक करने के बाद नहीं, गलत बना रखा है, ये तो फ्रॉड करिए ये वो, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं वो लोग सतर्क हो जाएंगे, पॉइंट समझ में, पॉइंट क्लियर। चलो अब मैं आपको क्या बताने वाली थी कि जो हमारा ऑडिटर होता है लाइक पुलिस, ऑडिटर इज लाइक अ पुलिस, पॉइंट समझ में, ठीक है, लाइक पुलिस नॉट पुलिस, पॉइंट समझ में। तो जैसे पुलिस को बुलाया जाता है क्राइम सीन पे, आप आओ, आप चेक करो, चेक करके बताओ किसने मर्डर किया, किसने नहीं किया, पॉइंट समझ में, कौन विक्टिम है और कौन क्या है ना, ये सारी चीजें वो आती है, आके चेक वगैरह करते हैं, जो उसको लाइक फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, CID देखा ना, फिंगरप्रिंट्स मिल गए, ये मिल गया, वो मिल गया, है ना, उसके बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि मर्डर आपने किया है, ठीक है, मुझे पता आपने मर्डर किया, ठीक है ओके। चले, तो इस बेस पे हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, पॉइंट समझ में आया। चले आगे, ओके चलो ओके चलिए। जब आप पढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी और अच्छे से हमें समझ में आता जाएगा।
तो अश्योरेंस देते हैं, चेक करके ऑडिटर को पता लगेगा हाँ चीजें सही है तो सेटिस्फाई हो जाएगा, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो आगे अपना सेटिस्फेक्शन पास कर देगा कि भैया ये चीजें सही है। चलिए अभी पढ़ेंगे सेटिस्फेक्शन किस तरीके से देना है क्या नहीं देना, मैं आपको लाइन बाय लाइन करा रही हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ। चलिए अभी हम क्या है, वैसे हमें ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए लाइन बाय लाइन, अब छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको कनेक्ट करने में इशू रहता है, इसलिए हम क्या पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और एक भी पॉइंट हमारा मिस नहीं होगा। अब बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द ऑडिट, कि ऑडिट क्या है, ऑडिट इन द नेचर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी। इसका मतलब क्या है कि ऑडिट करने के लिए आपको सिर्फ ऑडिट की नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए कि ऑडिट में क्या करना है क्या नहीं, ऑडिट के लिए आपको ऑडिट जो पढ़ रहे हो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऑडिट के लिए देखो ऑडिट क्या है कि जो अकाउंटिंग के ड्यूरिंग अकाउंटिंग हम करते हैं, अकाउंटिंग करके क्या होता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, अकाउंटिंग का तो क्या जर्नल एंट्री बनाना, P&L बैलेंस शीट बनाना, ये पढ़ा हुआ है ना आपने, तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं अकाउंटिंग करके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाती है। और ऑडिट में क्या करते हैं, ऑडिट में जो हमने अकाउंटिंग में किया है वो सही किया या नहीं किया यही चेक करना ऑडिट का काम, ऑडिटर का काम होता है। मतलब पहले होती है आपकी अकाउंटिंग, पहले अकाउंटिंग करके हम अपनी अकाउंटिंग के द्वारा हम अपने अकाउंट्स बना के तैयार करते हैं, P&L बैलेंस शीट बना के तैयार करते हैं। अब ऑडिटर आएगा और ऑडिटर पता लगेगा कि भैया जो अकाउंटिंग हुई है वो सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है, जो अकाउंट्स बने हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वो सही बनी है गलत बनी, यही काम करना है, यही काम यही चीजें चेक करना ऑडिटर का काम होता है। पॉइंट समझना है, पॉइंट क्लियर हुआ? ओके चले ओके। तो मतलब ऑडिटर को ऑडिट की भी नॉलेज होनी चाहिए, ऑडिटर को अकाउंटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर ऑडिटर को अकाउंटिंग ही नहीं पता क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या काम करना है क्या नहीं करना, कोई P&L में जाएगा, कोई बैलेंस शीट में जाएगा, कोई इनकम का आइटम है, कोई एक्सपेंडिचर है, उसको कुछ नहीं पता, तो आप खुद बताओ क्या वो ऑडिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से उसको लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए लॉ की, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग ही हमारी एंटिटीज ऑपरेट होती है। लाइक कंपनी है तो कंपनी एक्ट उसको पता होना चाहिए, अगर LLP की ऑडिट करे तो LLP को कैसे काम करना चाहिए, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट या एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम काम करना चाहिए। तो अगर आपको लॉ की नॉलेज नहीं है कि कौन सा काम किस टाइम पे करना चाहिए कैसे करना चाहिए, तो भी आप ऑडिट में क्या है चेक कर लोगे। कौन समझे? आपको ये भी देखना है कि अकाउंट सही बने या नहीं बने, आपको ये भी देखना है एंटिटी रूल रेगुलेशन का काम रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है। इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए एंटिटी कॉस्ट वाइज सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। कौन समझ रहे हैं? ऑडिट भी बहुत तरीके का होता है, लाइक कॉस्ट ऑडिट होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है, तो अलग अलग टाइप का ऑडिट होता है। अभी फिलहाल हम फाइनेंशियल ऑडिट की बात करें कि फाइनेंशियल ऑडिट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक होते हैं, ठीक है ओके। सेक्रेटरियल ऑडिट में हम ये देखते हैं हमारा कंपनी सेक्रेटरी की जो लॉ रेगुलेशन या रूल रेगुलेशन हमारी कंपनी पे एप्लीकेबल थे कंपनी में फॉलो करी नहीं। अगर आप ये नहीं कि कॉस्ट ऑडिटर हो गए तो ही आपको कॉस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में आपको पता होना चाहिए कि एंटिटी रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन कर रही है या नहीं कर रही है, इनपुट आउटपुट सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, यही सारी चीजें आपने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि कॉस्ट कैसे निकलती है आइटम की, है ना, फिर सप्लाई वगैरह, सेल्स वगैरह, रिवेन्यू, डिमांड वगैरह, है ना, ये सब बिहेवियरल साइंस। आपको लोगों के बिहेवियर की नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है, कौन कैसे रिपोर्ट कर रहा है, कौन फेयर है कौन फेक है ना, ये थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आपको ऑब्जर्वेशन करने में हेल्प मिले। कि ऑडिट के ड्यूरिंग हम ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं, ठीक है, कि भैया ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज पढ़ पढ़ के चेक करेंगे या हर चीज के लिए कोई रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व करनी भी आनी चाहिए, कहाँ पे कौन लैग कर रहा है, कौन कॉन्फिडेंट है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है ना, बिहेवियर साइंस की भी नॉलेज। मैथ्स अकाउंट में हम देखो, अकाउंट जब हम करते थे ना तो हम ना कैलकुलेशन करते थे, क्या करते थे, 19,200 प्लस में 19,700 प्लस में, लाइक फॉर एग्जाम्पल 11,500 है ना, करते थे ना कैलकुलेशन वगैरह करते थे। फिर हम देखते थे ट्रायल बैलेंस हमारा मैच होना चाहिए, सब वो सब, है ना। तो अगर आपको मैथ्स की नॉलेज नहीं है और स्टैट के फॉर्मूलाज वगैरह कई जगह यूज होते हैं, उनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे आपको एक्सपर्ट आपके होने चाहिए हर फील्ड में, आपको नहीं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन को कैसे पास ऑन करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोग इंटर में पढ़ ही रहे होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कहते थे फाइनेंस को मैनेज करते हैं, जो हमारे पास पैसा है, कैपिटल है, उसको मैनेज करते हैं। डेब्ट से लेना है, डिबेंचर से लेना है, डेब्ट है, इक्विटी है, डिबेंचर से पैसा लेना चाहिए, इक्विटी से लेना चाहिए, इंटरेस्ट किसको कितना पे करना चाहिए, डिविडेंड कितना पे करना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें।
तो हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में कितनी आउटपुट जा रही है, कितनी आउटपुट सॉरी इनपुट जा रही है, कितनी आउटपुट निकल रही है, इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है, कितना रॉ मटेरियल पर यूनिट लग रहा है, कितना कहाँ पे लैग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। पॉइंट समझ में? और ये 1 बाय 1 आप पढ़ेंगे। पॉइंट समझ में? ये सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 आपको पढ़ना है। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे और जो इम्पोर्टेंट भी है। पॉइंट समझ में? ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो ओके, इसमें क्या बताएगा ये देखते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। हमने क्या पढ़ा कि देखो एंटिटी क्या करेगी, बिल्कुल इजी पॉइंट है। एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हमारा ऑडिटर आएगा। अब बच्चे एक बात बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना बेटा, तो हमें कुछ ना एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं, कुछ जजमेंट हमारी मैनेजमेंट भी यूज करती है। ठीक है, कुछ जजमेंट एस्टिमेट लगाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन की मेथड हमारे पास है, डेप्रिसिएशन हम SLM से भी लगा सकते हैं, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू से भी लगा सकते हैं। फिर डेप्रिसिएशन 10% भी लगा सकते हैं, 12% भी लगा सकते हैं, 15% भी लगा सकते हैं ना, जो रेंज हमें दी गई है। तो मतलब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ये कुछ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, और वो स्टैंडर्ड हमें कई जगह एस्टिमेट्स या जजमेंट लगाने के लिए बोलते हैं। अब हर किसी की जजमेंट अलग है। फॉर एग्जाम्पल सेम ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन SLM मेथड यूज करी, एक WDV यूज कर रही है। पॉइंट समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, कोई 10% लगा रहा है, कोई 12% लगा रहा है। पॉइंट समझ में? ठीक है, तो जो हमारे लॉज वगैरह हैं, स्टैंडर्ड्स वगैरह, वो कई बार हमें एस्टिमेट यूज करने के लिए बोलते हैं। और अगर हम देखो एस्टिमेट के बेस पर हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, सिंपल इतना समझ लिया। दूसरा पॉइंट, ऑडिटर जब आता है तो बेटा पूरे साल, यहाँ से मान लो आपका ईयर शुरू है 1 अप्रैल से शुरू है और ये चलेगा 31 मार्च तक चलेगा। पूरे साल काम हुआ है, पूरे साल काम होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड में बनी होगी, एंड में जगह हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। अब एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है तो आप बताओ पूरे साल की चेकिंग कुछ दिनों में कैसे पॉसिबल है? क्योंकि टाइम बाउंडेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि ऑडिटर के पास अनलिमिटेड टाइम है, शुरुआत से वो चेक करता आ रहा है ना, अलग अलग टाइप की ऑडिट भी होती है। फाइनेंशियल ऑडिट कब होती है? जनरली कि ईयर एंड से होती है, कुछ आपके पास 10-15 दिन का टाइम होता है, उसमें आप ऑडिट कंप्लीट करो। तो आप ये देखो कि हमारे पास पूरे साल का काम है, वो हमें 15 दिन में चेक करना है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। एक तरीके से एक एक एंट्री को चेक करना, 100% चेकिंग करना, पॉइंट समझ आए, पॉसिबल नहीं है। 100% चेकिंग पॉसिबल नहीं, इसलिए हमारा ऑडिटर क्या करता है, एक सैंपल ड्रॉ करता है, सैंपल निकालता है पूरे काम के अंदर, पूरे साल जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई उसमें से एक सैंपल निकालेगा, उस सैंपल को चेक करता है। पॉइंट समझ, और इस सैंपल के बेस पे अपना ओपिनियन देता है। पॉइंट समझिए, इस सैंपल के बेस पे अपना ओपिनियन देता है। मतलब 100% चेकिंग यहाँ पे नहीं हो रही एक्यूरेट, ठीक है, और 100% हमारी स्टेटमेंट भी एक्यूरेट नहीं है। पॉइंट समझिए, ठीक है, ओके। दूसरी चीज हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट क्या होता है? रूटीन चेकिंग होती है। ऑडिट इज ना रूटीन चेकिंग नेचर। ऑडिट का नेचर क्या है? रूटीन चेकिंग का नेचर ऑडिट का। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन के नेचर में नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन क्या था? इन्वेस्टिगेशन मतलब कि हमें आप पे कोई शक था, हमारा नेगेटिव माइंडसेट, हमें लग रहा है आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप कुछ फ्रॉड वगैरह एरर वगैरह कर रहे हैं, हमें लग रहा है कुछ कुछ डाउट हमें हो रहा है, तब जाके हम चेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। हमें कोई डाउट नहीं है आप पे, हम नॉर्मली चेक करें कि कुछ सही, सारी चीजें सही है या नहीं है, ये चीज होती है ऑडिट के अंदर। लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें लगता है कि पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर एरिया में कुछ गड़बड़ वगैरह चल रही है, हमें वो चेक करना है। किसी के घर पे रेड पड़ती है तभी तो पड़ती है ना, कि जब लग रहा है कि हाँ इसने कुछ गड़बड़ वगैरह कर रखी है। कौन सा ऐसा नहीं, हर किसी के घर में कभी भी मन उठा कर रेड डाल देते हैं। पॉइंट समझे? तो जब रेड डालती है तो नेगेटिव माइंडसेट है, ऑलरेडी पता है कुछ गड़बड़ हो रखी है, यही इन्वेस्टिगेशन का होता है। तो ऑडिट इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पॉइंट समझे? ऑडिट में हम 100% चीजें भी चेक नहीं कर रहे हैं। पॉइंट समझे? और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही खुद ही हमारी प्रॉपरली 100% एक्यूरेट नहीं है। इस वजह से हमारा ऑडिटर क्या है, इस वजह से हमारा ऑडिटर क्या करता है, 100% ओपिनियन नहीं दे पाता। 100% ओपिनियन देने का मतलब क्या है कि हम गारंटी नहीं दे सकते, हम गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ भैया हमने जो चेक करा है बिल्कुल एक्यूरेट वही चीजें सही है। हमने तो सैंपल चेक किया है, सैंपल के हिसाब से जो हमें लगा, जितना हमें सही लगा, हम जितना हो सकता है हम आपको 100% के पास लेके जाने की कोशिश करते हैं, पर 100% हम गारंटी नहीं देते। पॉइंट समझे? लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी शादी है, ओ सॉरी शादी के लिए बनाना था, ओके चलो आपकी है भाई शादी, ठीक है, ओके चलो आपकी शादी के लिए आपके घर पे बहुत सारे गेस्ट आ गए, ठीक है, आपके घर पे बहुत सारे गेस्ट आ गए, और कुछ गेस्ट ने क्या बोला कि भाई चाय के साथ ना समोसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए? चाय के साथ समोसे होने चाहिए, ओके, और आपको भेज दिया
किसी भी कैफे वगैरह पे, रेस्टोरेंट वगैरह पे, या आप लेके आओ समोसे वगैरह, ठीक है। आप गए एक स्ट्रीट कॉर्नर पे और वहाँ पे आपने बहुत सारी मिठाई देखी और आपने देखा समोसे भी बनते हैं। आपने उसको बोला कि भैया मुझे 100 समोसे चाहिए, 100 यूनिट चाहिए, कौन सा मतलब। अब ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि पूरी ये थाल है, इसमें समोसे रखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरीके से रखे हैं, बहुत सारे समोसे रखे हैं, ठीक है, भरा भरा हुआ। ऐसा थोड़ी एक एक समोसे से थोड़ा थोड़ा तोड़ के खाओगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके चलो, आप क्या करते हो, सैंपल उठाते हो, एक मान लो यहाँ से उठा दिया, एक यहाँ से उठा, 2 सैंपल आपने दे दी, तो मैं 2 समोसे खा के देखूंगा और रैंडमली आपने उठा के देखा, और अगर ये 2 समोसे आपको अच्छे लगे तो आपने बाकी 98 या बाकी और 100 पैक करवा लिया। आपका बाकी 98 के लिए क्या ओपिनियन निकला, भाई ये 2 अच्छे तो बाकी भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि सारे चेक करोगे, 100 समोसे पहले मैं खाऊंगा, 100 फिर गेस्ट को खिलाऊंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 2 समोसे खाए, ए और बी, ये 2 समोसे आपको बोले टेस्टी निकले, आपने बोला पैक कर दो, पर घर गए, घर जाके एक आपकी बुआ जी थी, उस बुआ जी ने बोला कि बड़े बकवास समोसे हैं। मौसी जी ने भी बोला कि मेरा तो बड़ा अच्छा था, बुआ ने बोला कि अपनी मौसी को अच्छा दे दिया, मुझे बेकार दे दिया, है ना, ये चीजें होती। तो क्या हुआ, आपने कहा यार मैं तो इतना अच्छा लेके आया था, सबके लिए सेम लेके आया था, पर वो तो मारने के लिए रेडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि जो शॉपकीपर था उसने क्या करा था, 2 लोट्स में क्या समोसे निकाले थे, एक सुबह के थे, एक शाम के थे, और उसको ऐसे ऐसे प्लेट में सेट कर दिया, और रेंडमली आपको जो 2 फ्रेश वाले थे ना वही आपने सिलेक्ट कर लिए, और बुआ जी को सुबह वाला मिल गया, तो बुआ जी तो बोलेंगे, समझ लो, ठीक है। तो आपने तो जो चेक किया, आपको जो प्रूफ्स मिले उसके बेस पे आपने अपने साइड से सही ओपिनियन दिया, आप तो गलत नहीं थे, लेकिन 100% गारंटी तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है 2 लोट्स में निकले थे, कुछ आपने चेक ना किया, है ना, पॉइंट समझे। तो ये वो वाली बात है, क्या है कि ऑडिटर आएगा, ऑडिटर आके चेक करेगा, चेक करके उसको जो प्रूफ्स मिलेंगे उन प्रूफ्स के हिसाब से वो रीजनेबल अश्योरेंस देगा। कैसा रीजनेबल अश्योरेंस, कि मैं 100% आपको कंप्लीट गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ कि भैया जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, कुछ गड़बड़ है ही नहीं है, कुछ गड़बड़ है ही है, लेकिन मैंने जो चेक किया है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट समझ रहे हैं। क्यों मैं 100% ओपिनियन नहीं दे सकता, 100% ओपिनियन हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कुछ एस्टिमेट्स पे बेस्ड होती है, फिर ऑडिटर जो ऑडिट करता है वो भी अपने एस्टिमेट के हिसाब से चेक करता है कि मुझे ये वाली चीजें चेक करनी है या वो वाली चीजें चेक करनी है, मुझे ये प्रोसीजर लगा के चेक करना है, मुझे ऑब्जर्वेशन से चेक करना है, मुझे इंस्पेक्शन से चेक करना है, मुझे इंक्वायरी से चेक करना है। तो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एस्टिमेट पे डिपेंड है और ऑडिट भी एस्टिमेट पे डिपेंड है, कौन समझे, और हर किसी का एस्टिमेट उनकी जजमेंट पे डिपेंड है। तो आप 100% तो नहीं बोल सकते ना कि ये जो हम बोल रहे हैं यही सही है, दूसरा जो बोल रहा है वो गलत है, पॉइंट समझ में। इसलिए ऑडिट में हम क्या करते हैं, ऑडिट में ऑडिटर का काम क्या है कि रीजनेबल अश्योरेंस खुद प्राप्त करें। जब मुझे खुद रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाएगा कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, सही सही चीजें, तभी तो मैं आगे बताऊंगी कि हाँ भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ना तो फ्रॉड की वजह से ना एरर की वजह से, पॉइंट समझ में। और हमारा ऑडिटर इतना इनेबल होना चाहिए कि हाँ वो एक्सप्रेस कर सके अपना ओपिनियन, क्या ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि हाँ भाई ये चेक करने के बाद हमारे ऑडिटर को इतने प्रूफ या अश्योरेंस मिल चुका है कि भैया वो बताएगा कि हाँ भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी गई है हर मटेरियल रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग विद द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि हर एस्पेक्ट में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया। अगर ऑडिटर आएगा, ऑडिटर चेकिंग करेगा, चेकिंग के ड्यूरिंग उसको प्रूफ मिलेगी और प्रूफ के बेस पे वो पता लगेगा कि हाँ भैया पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, ना तो फ्रॉड की वजह से ना एरर की वजह से कोई भी मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है। अब मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है तो इसके अंदर ऑडिटर कह सकता है कि हाँ भैया मैं ओपिनियन दे रहा हूँ कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर हुई है वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हुई है, समझना, ठीक है। और जब आपको ये प्रूफ मिल चुके हैं तो आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो अपनी फाइंडिंग के अकॉर्डिंग, जो प्रूफ आपको फाइंड आउट हुए हैं उन फाइंड आउट चीजों के बेस पे आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो और रिपोर्ट तैयार करके आप अपना उस रिपोर्ट में अपना ओपिनियन बताते हो कि मेरा ओपिनियन क्या है, कौन सा, और रिपोर्ट की हेल्प से आप अपना ओपिनियन कम्युनिकेट करते हो। किसको कम्युनिकेट करोगे, जिन लोगों ने आपको अपॉइंट किया कि भैया आप आओ और आके हमें बताओ, उन लोगों को आप अपना ओपिनियन बता दो। टीचर है, टीचर आपका टेस्ट लेता है, टेस्ट लेके आपको चेक करके बताता है कि आपने सही करा या गलत किया, वैसे ही ऑडिटर आपका चेक करके बताएगा कि आपने सही करा है गलत करा है, पॉइंट समझना, ओके, ठीक है। तो हम 100% ओपिनियन नहीं दे सकते, एब्सोल्यूट मतलब एक्यूरेट ओपिनियन नहीं दे सकते कि हाँ भैया ये चीज इस वजह से, क्योंकि ऑडिट की कुछ होती है लिमिटेशन, ऑडिट की कुछ लिमिटेशन होती है, इस वजह से हम क्या है 100%
ओपिनियन नहीं दे सकते, गारंटी नहीं दे सकते। क्या लिमिटेशन होती है, देखो ये है लिमिटेशंस। पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, जो पीएनएल बैलेंस शीट में हमने बना रखे हैं, जो हमारे कैश फ्लो वगैरह बन रहे हैं, ये हमारे इनका नेचर क्या है, इनका नेचर है कि हमारे जजमेंट पे डिपेंड करते हैं, जजमेंट पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि हमारे पीएनएल बैलेंस शीट में कुछ अनसर्टेन इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कि हमने एक मशीन खरीदी, अब मशीन का हमने जजमेंट लगा कि ये मशीन हमारे कितने साल तक चलेगी, 10 ईयर्स हो सकता है। एक कंपनी कह रही मेरी तो ये मशीन 10 साल तक चलेगी। एक कह रहा है कि भैया जिस लोकेशन पे हम काम कर रहे हैं, जिस हिसाब की सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं, हमारी मशीन तो सिर्फ 8 ईयर्स ही काम कर पाएगी। कौन सा है? एक कह रहा है मैं एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, वो एक कह रहा है नहीं भाई हमें तो WDV से लगाना पड़ेगा। एक कह रहा है हम 10% से लगाएंगे, एक कह रहा है हमें 12% से लगाना पड़ेगा। कौन सा? एक कह रहा है कि जब हमारा काम खत्म हो जाएगा 10 साल 8 साल के बाद हमारी जो सॉरी 8 ईयर्स यहाँ पे था, 8 ईयर्स के बाद हमारी मशीन की वैल्यू 1 लाख बचेगी। रेजिडुअल वैल्यू पता ना, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। एक कह रहा है कि हमारी मशीन की वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स से 50,000 बचेगी। कौन सा समझ, ठीक है। तो अलग अलग एस्टिमेट्स हमारी एंटिटीज लगाती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। पॉइंट समझ में? तो हर एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट दे रही होगी। पॉइंट समझ में? अब ऑडिटर ये नहीं बोल सकता आपने एसएलएम क्यों लगाया, आपने WDV क्यों नहीं लगाया, आपने 10% क्यों लगाया, 12% क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैनेजमेंट की जजमेंट यूज होती है। मैनेजमेंट क्या करती है, जजमेंट यूज करती है अपनी। पॉइंट समझ में? कुछ एस्टिमेट्स वगैरह लगाती है और ये एस्टिमेट हमें बस हमें ये देखना है कि उनके हिसाब से ये एस्टिमेट सही है या नहीं है। अब किसी का एस्टिमेट कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। पॉइंट समझ में? ओके। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट। ऑडिट में भी हमारा ऑडिटर ये नहीं कि हम 100% चेक करेंगे, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। हो सकता है हमें चेक करना था फर्स्ट सेकंड, लेकिन हमने चेक करा थर्ड और फोर्थ। पॉइंट समझ में? हो सकता है हमें करना था इंस्पेक्शन, लेकिन हमने करा क्या, हमने करा इंक्वायरी। पॉइंट समझ में? ठीक है। तो अलग अलग प्रोसीजर होते हैं ऑडिटर के, जो वो अपनी जजमेंट लगाते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है। पॉइंट समझ में? ठीक है, ओके। तो इन बेसिस की वजह से क्या होता है, 100% चीज चेक नहीं हो पाती। एक तरीके से बोले तो जितना प्रैक्टिकल होता है उतना ही चेक कर पाते हैं, हर चीज चेक नहीं हो पाती। ठीक है, चले। दूसरा, नोट इन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ऊपर से टाइम लिमिट हमारे पास होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, ओवर द ईयर, मतलब सिंपल सी बात है, ओवर द टाइम हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन की वैल्यू कम हो जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, किसी ने आज आपको थप्पड़ मारा, आपको आज बुरा लगेगा, कल बुरा लगेगा, परसों, महीने, 2 महीने, 3 महीने, पर धीरे धीरे हम उस पेन से मतलब भूलने लगते हैं उसको, या बोले कि वो चीजें नॉर्मल हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हम उस वो चीज एक तरीके से हील करते करते आदत हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से सोचो, फॉर एग्जाम्पल पे कोई सीए बन गया, किसी ने रैंक 1 ले ली, तो आपके पूरे रिलेटिव वगैरह में बातें बनने लगी, वो यार उसने इतना चीज कर दिया। वही किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, बातें बनने लगी, पर धीरे धीरे वो बात की वैल्यू कम हो जाती है। तो वही जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसकी ओवर द वैल्यू, उसका रिलेवेंस डिक्रीज हो जाता है। तो भी हमारे लिए हम पास्ट की इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं, हम पास्ट की इन्फॉर्मेशन को चेक करें कब, प्रेजेंट के अंदर। आज ऑडिटर आया, पिछले साल मतलब पूरे साल में हमने क्या करा उसको हम अब ऑडिटर चेक करें और आगे जाकर उसका ओपिनियन देगा। कौन से? तो पास्ट की इन्फॉर्मेशन उसका प्रेजेंट से क्या लेना देना या फ्यूचर से क्या लेना देना है ना, इस तरीके से समझ सकते हैं। है लेना देना तो है ऑब्वियसली, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन कम हो जाती है। लोगों को पास्ट तो हमें पता ही है क्या था क्या नहीं है, हमें फ्यूचर जानने की जल्दी होती है कि फ्यूचर में क्या है। कौन सा? और फ्यूचर की गारंटी हमारा ऑडिटर नहीं दे सकता। हो सकता है पिछले साल एंटिटी ने बहुत अच्छा काम किया है और ऑडिटर ने कहा कि हाँ भैया ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, और आगे जाके अगले वाले साल में मैनेजमेंट क्या कर दे, अगले साल में मैनेजमेंट फ्रॉड कर दे, जानबूझ के कुछ गड़बड़ कर दे। कोई तो फ्यूचर की गारंटी ऑडिट नहीं दे सकती, और पास्ट में जो हो चुका उसको तो हम टाल नहीं सकते, फ्यूचर की गारंटी दे नहीं सकते, फिर ऑडिट का क्या फायदा। तो ऑडिट की कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से हमारा ऑडिटर प्रॉपर अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। पॉइंट समझ में? चले आगे। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट में आप क्या क्या करते हैं। ओके, चलो ये बात करते हैं। ऑडिट मतलब रेंज, स्कोप मतलब रेंज, किसी चीज की रीच क्या है, वो कितने उसका रीच क्या 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 उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, क्या उसके अंदर आता है, क्या इसके अंदर इंक्लूड या नहीं। पॉइंट समझ में? देखो सिंपल सी बात है, ऑडिट के स्कोप का मतलब होता है कि ऑडिट का दायरा कितना, ऑडिट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, ऑडिट की रेंज क्या। ऑडिट के अंदर सब कुछ आएगा, क्या क्या आएगा कि देखो एंटिटी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है, एंटिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सारी यहाँ पे आएंगी। पॉइंट समझ में? ठीक है। हमें ये देखना कि एंटिटी की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ऑडिट के अंदर क्या आएगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करना आएगा। क्या चेक करना हमें कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल मतलब ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, सफिशिएंट मतलब उनकी क्वांटिटी प्रॉपर है या नहीं है,
जितना डिस्क्लोज करना चाहिए था, जितनी अमाउंट होनी चाहिए थी, वो सारी चीजें ठीक से है या नहीं, कौन समझ रहा है? ठीक है, हमें ये देखना कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई है वो रिलायबल और सफिशिएंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है या नहीं बनाई। हमें देखना है हर इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज हुई है या नहीं, कौन समझ रहा है? ठीक है, कि जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज वगैरह सब कुछ अकॉर्डिंगली हुआ है या नहीं हुआ। किसके अकॉर्डिंग? जो भी हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते थे, कौन समझ में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसीज वगैरह यूज करते हैं, उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हमने अपनी ठीक से प्रिपरेशन करी है। ये बहुत ईजी है, आप समझ रीड करेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलो चलो, अब क्या इंक्लूड नहीं है, चलो देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ से करते हैं समरी टाइप में वजह कि एंटिटी से रिलेटेड हर चीज हमारे ऑडिट में कवर होगी, कौन समझ में। दूसरा हमें ये चेक करना होता है रिलायबल या सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दी गई है नहीं दी, प्रॉपर डिस्क्लोजर हुई है या नहीं। हम देखेंगे ऑडिट में हमारा ये भी आता है कि हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा ओपिनियन, यही थोड़ी कि चेक करेंगे, चेक करके ओपिनियन देना भी ऑडिट का ही एक पार्ट होता है, कौन समझ में। ओके, क्या चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या ऑडिट के अंदर नहीं आता? पहली बात, इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होती, ऑडिट अलग चीज होती है, इन्वेस्टिगेशन अलग चीज होती है। दूसरी चीज, एक्सपर्टाइज इन ऑथेंटिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई हमारा ऑडिटर करता है, ऑडिटर हमारा चेक करता है कि हमारे डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने मान लो सोफिस्टिकेटेडली अपना प्रॉपर प्लान करके डॉक्यूमेंट को फेक बनाया हुआ है और ऑडिटर ऐसा तो नहीं कि वो देखते ही बता देगा गलत कर रखा है। तो ये ठीक है, हमने चेक करा, स्टैंप वगैरह लगी हुई है, अभी तो नहीं कि एक एक स्टैंप को भी हम वेरीफाई करेंगे जाके या एक एक साइन को वेरीफाई करेंगे जाके, है ना, ऐसा नहीं होता, कौन समझे। तो वो एक्सपर्ट नहीं है कि भैया वो तो एक्सपर्ट है, एक बार देखते ही बता देगा ये डॉक्यूमेंट गलत बना है, ये आपकी एंट्री लाइक फॉर एग्जाम्पल ये आपका परचेज बिल गलत बना है, नहीं। जो उसकी स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंसी, उसकी कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंसी से बाहर होता है, वो चीज उसको करने की जरूरत नहीं है। ये लो होता है, ये हमारे ऑडिट का स्टैंडर्ड होता है, ऑडिट का ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट क्या कहता है कि ऑडिटर को वही काम लेना चाहिए जो ऑडिटर जिसके लिए कैपेबल है। अगर मैं कैपेबल हूँ, हाँ ये मैं ऑडिट कर सकती हूँ, तो मुझे लेना है, कौन समझ रहे। पहली बात, ऑडिटर के लिए रूल है कि ऑडिटर आप वही काम लोगे जिसके लिए आप कैपेबल है, कौन समझ रहे। अपनी कैपेसिटी से बाहर आपको काम नहीं लेना, ठीक है। ओके, तो पहली बार ऑडिटर अपनी कैपेसिटी से बाहर लेगा, नहीं तो ये सवाल उठेगा नहीं कि ऑडिटर की कैपेसिटी से बाहर वो काम करेगा, कौन सा। लेकिन हाँ, ऑडिट के स्कोप से बाहर भी वो काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे या बनाए, नहीं, कोई प्रेजेंट करना प्रिपेयर करना ऑडिटर का काम नहीं है, वो एंटिटी की मैनेजमेंट काम करती है, एंटिटी के जो लोग हैं वो काम करते हैं, कौन समझ में। चलो, अब आपका काम है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग को रीड करना और समझ के आना क्या आपको समझ में आता है। अगर किसी की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए एक बार इसको पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ये आपको समरी दी गई हुई है, ठीक है। ये नोट्स टाइप में आप यूज कर सकते हो, इसका नोट्स के तौर पर आप इसका यूज कर सकते हो और एंड में आप इन्हीं को रिवाइज करके चले जाओगे तो इनफ रहेगा, ठीक है। चलो ओके, चलो यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का भी मैंने आपको मतलब बताया था, इंगेजमेंट मतलब कि कोई चीज करने के लिए अरेंजमेंट करना, ठीक है। ओके, अरेंजमेंट करना, ये वो वाली इंगेजमेंट नहीं है जो शादी से पहले होती थी, ठीक है। ओके चलो, ये वो वाली इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट का मतलब होता है कोई चीज करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए चीजों को अरेंज करना। तो ऑडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑडिट के लिए जो हमारा ऑडिटी होता है, जो क्लाइंट होता है, वो क्या करता है, ऑडिटर को अपॉइंट करता है। जब वो ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो इन दोनों के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट साइन होता है, एक रिटन एग्रीमेंट साइन होता है। इस रिटन एग्रीमेंट को मतलब एंगेजमेंट के लिए एक रिटन एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट जब हम करते हैं। इसी एंगेजमेंट के एग्रीमेंट को हम बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। इस एंगेजमेंट लेटर में ही लिखा होता है क्या स्कोप ऑडिट का रहने वाला है, क्या चेकिंग होगी क्या नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें इस एंगेजमेंट लेटर में, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। अपॉइंटमेंट की टर्म एंड कंडीशन ही तो होती है, एग्रीमेंट में क्या होता है, टर्म एंड कंडीशंस होती है, जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भैया आपको ऑडिट करनी है और मैं ऑडिट करवाऊंगा। तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन किसमें लिखी होगी, एग्रीमेंट में। इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट लेटर बोलते हैं, कौन समझ में आया। ओके चलो, ओके अब बात करते हैं ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते देखो, सिंपल सा लिखा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट इट मीन्स, क्या मीन्स, मतलब एंगेजमेंट मीन्स a formal agreement between auditor and client, client मतलब ऑडिट जिसका ऑडिट करने हम पहुंचे,
अंडर विच ऑडिटर एग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विस। ऐसा एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट जिसके अंदर ऑडिटर एग्री करता है ऑडिटर के साथ, क्लाइंट के साथ कि भैया मैं आपको ऑडिट सर्विस दूंगा, और इसको हम बोलते हैं शेप ऑफ एंगेजमेंट। ये एग्रीमेंट हमारा क्या बन जाता है, एंगेजमेंट लेटर बन जाता है, और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है। अब देखो समझिए एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ थोड़ा सा। ऑडिट जो हमारी होती है, दो तरीके की ऑडिट होती है, एक होती है इंटरनल ऑडिट, एक होती है एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होती है कि एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के थ्रू या किसी को अपॉइंट करो बाहर से, ठीक है, कि वो क्वालिफाइड नहीं है, उसको नॉलेज है तो भी चल जाएगा। यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिट में सीए इन प्रैक्टिस ही कर सकता है एक्सटर्नल ऑडिट। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करें इंटरनल ऑडिट की, तो इंटरनल ऑडिट कोई भी पर्सन जिसको नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, कौन सा नॉलेज कौन सा एक्सपीरियंस, जो मैनेजमेंट को चाहिए, जो एंटिटी को चाहिए। एंटिटी ने अपनी क्वालिफिकेशन बता रही है कि अगर आपको ये नॉलेज ये एक्सपीरियंस है तो हम आपसे अपनी इंटरनल ऑडिट करवा देंगे। कौन सा? तो इंटरनल ऑडिट एंटिटी का ही इंटरनल एम्प्लॉय करता है। कौन सा? जो कनेक्टेड होता है एंटिटी से, एम्प्लॉय। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट करवाने के लिए हमें सीए इन प्रैक्टिस से बुलाना पड़ता है, जो इंडिपेंडेंट होता है। कौन समझ में? और इसके लिए हमें इसको इंगेज करते हैं। कौन समझ? इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंगेजमेंट। एक्सटर्नल इंगेजमेंट मतलब, एक्सटर्नल इंगेजमेंट का मतलब होता है कि हम अपनी स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल ऑडिट करवा रहे हैं। स्टैट्यूटरी मतलब कंपल्सरी जब हमें ऑडिट करवानी पड़ती है किसी लॉ के अकॉर्डिंग, किसी भी स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग जब हमें ऑडिट करवानी पड़ती है। कौन सा मतलब? जनरली कंपनीज को करवानी पड़ती है। ओके, ठीक है, कह रहा है। ओके, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कॉन्फिडेंस उनका इंक्रीज हो, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट करवाते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट हमारे क्या, इन इंडिया कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर एनुअल अकाउंट्स ऑडिट बाय द एक्सटर्नल ऑडिट। की जो इंडिया के अंदर को कंपनी होती है, उन कंपनी को अपने ऑडिट क्या करवाना पड़ता है एक्सटर्नल ऑडिटर के थ्रू। इवन कुछ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी भी है, जरूरी है कि कंपनी करवाए, एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म, कॉर्पोरेट सोसाइटी या सोसाइटी, कोई भी करवा सकता है। ठीक है, ओके, ताकि पता लग सके भाई हमारा पीएनएल बैलेंस शीट सही है, गलत है, कोई एरर फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, हम अकाउंटिंग सही से हमारी हो रही है, हमारे इंटरनल कंट्रोल क्या बात बताऊंगी अभी आपको समझो। इंटरनल कंट्रोल मतलब रूल्स रेगुलेशन जो मैनेजमेंट ने बना रखे हैं ताकि हमारा काम सही से हो। इंटरनली एंटिटी को गवर्न करने के लिए रूल्स बने हुए हैं, कौन समझो, वो सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कौन समझ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर से पर्सन को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं, ये जो बेनिफिट्स है उनके लिए बुलाते हैं। क्या बेनिफिट है देखो, पहली बात पढ़ते हैं। ओके, चलो। ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर और बोथ। ऑडिटर क्या पता लगा लेता है, ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, फ्रॉड और एरर पता लगा लेगा। ठीक है, इसलिए हम ऑडिट करवाते हैं। दूसरा, ऑडिट रिव्यूज existence and operation of various control operating in an entity, hence useful at pointing out the deficiency। कि ऑडिटर क्या करता है, बहुत सारे जो कंट्रोल, जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं ताकि चीजें कंट्रोल में रहे, उनको भी चेक करता है, और चेक करके पता लगाता है कि भैया एंटिटी के अंदर जो कंट्रोल्स लग रहे हैं, ये रूल रेगुलेशन एंटिटी के ठीक चीजों को कंट्रोल करने के लिए रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, ये रूल रेगुलेशन ठीक है या नहीं है, इनमें कोई कमी तो नहीं है। कौन समझना है? इसलिए हम ऑडिट करते हैं। ऑडिटर क्या करता है भाई, अगर हमारी मैनेजमेंट बोले हमने सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी तो लेंडर हो, बैंकर हो, हर कोई क्या करेगा, यकीन कर लेगा, और कंपनी को ठीक से या एंटिटी को ठीक से आसानी से लोन वगैरह मिल जाता है। आगे क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारी जो टैक्स अथॉरिटी है, उनको भी हेल्प मिलती है ये पता लगाना कि प्रॉफिट लॉस कितना है, आगे लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड करना है चाहिए, कितना अलो करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, रूल रेगुलेशन ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऊपर से अगर ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, तो देखेगा ना कि भाई लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं ठीक से काम कर रहे हैं। तो हमारी एंटिटी के एम्प्लॉय है, उनके बारे में पता लगता है कि हाँ भाई वो ठीक से हैं या नहीं है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनका मोरल ठीक है या नहीं है। ऊपर से हमें पता लगता है कि हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि चीजें सही हो रही है, गलत हो रही है। ठीक है, अगर मान लो एंटिटी की डेली अफेयर्स है, उनके रिगार्डिंग मैनेजमेंट को कोई डिसीजन वगैरह लेना है, तो वो सारे डिसीजन वगैरह लेने में भी हेल्प मिलती है। होलसेल सेल वगैरह, परचेज वगैरह, एक्विजिशन, मर्जर वगैरह में भी पता लगता है। क्या पता लगता है कि हाँ भैया, ये लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारी XYZ कंपनी है, ये कंपनी क्या करना चाहते हैं, इसके पास एक यूनिट है, एक एक्स यूनिट है, एक वाई यूनिट है, एक जेड यूनिट है, इसलिए इसका नाम क्या है, XYZ यूनिट है। ये अपनी वाई यूनिट को सेल करना चाहती है, और खरीदना कौन चाहता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं तो रिच हूँ, मैं तो खरीदूंगी, समझ लो, मैं इसको खरीदना चाहती हूँ, तो मैं खरीदूंगी किस बेस पे, मैं यही तो देखूंगी इसका बैलेंस शीट क्या कहता है, लायबिलिटीज कितनी है, असेट कितनी है, कितनी ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है। जितना ज्यादा प्रॉफिट कोई
अर्न करने की चांसेस होंगे, उतना ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। भाई फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी आपको सिर्फ 100 रुपए कमा के देगी साल के, एक एंटिटी आपको 100 करोड़ कमा के देगी, वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? आप किसके प्राइस ज्यादा लगोगे? 100 करोड़ वाले के, है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर हम किसी को खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, मर्जर एक्विजिशन, इसमें भी हमारा ऑडिट काफी हेल्प करता है। पॉइंट समझ में? चलिए आगे, पॉइंट क्लियर हो? एक बार डिटेल से पढ़ेंगे, किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। पॉइंट समझ में? चलिए ओके, आगे कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ऑडिट हमारी दो तरीके की होती है। ऑडिट एक हमारी होती है मैंडेटरी, एक होता है वॉलंटरी। मैंडेटरी ऑडिट होता है कि कोई चांसेस नहीं है, आपको करवाना पड़ेगा, कंपलसरी है, कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग आपके ऊपर ही कंपलसरी कि आपको ऑडिट करवाना ही करना पड़ेगा, लीगली मैंडेटरी आपके पास करवाना ही पड़ेगा। वॉलंटरी मतलब कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से करवा ले होते, लो उनको नहीं बोला कि तुम करवाओ, लेकिन हमें करवानी है ताकि हम दिखा सके कि भैया हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ताकि लोग हमारे पर यकीन कर सके, हमें लोन आसानी से मिल जाए, हमारे पास लोग इन्वेस्ट करें आसानी से। पॉइंट समझ में? वो अपॉइंट्स एन ऑडिटर। अलग अलग एंटिटी में अलग अलग अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। कंपनी में कौन करता है? कंपनी में अभी आप ये समझेंगे जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे या ऑडिट कमेटी होगी तो ऑडिट कमेटी करेगी। पॉइंट समझ में? अगर पार्टनरशिप फॉर्म है हमारी, तो पार्टनरशिप फॉर्म में कौन करता है? भाई पार्टनर करता है। पॉइंट समझ में? एलएलपी है, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर करते हैं, आपको पता है डेजिग्नेटेड पार्टनर डिसीजन लेते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, देखो ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंपनी होती है हमारी तो गवर्नमेंट कंपनी में सबसे पहले कैग करता है। कैग मतलब अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी, किसी ने अगर मुझसे लॉ पढ़ा होगा तो लॉ में हमने ऑडिट एंड ऑडिटर वाला चैप्टर है, 10th चैप्टर है लॉ के अंदर, सीए इंटर लॉ का 10th चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने बहुत आसानी से अच्छे से पढ़ा है कि कंपनी कौन सी होगी, कैसे फर्स्ट ऑडिटर कैसे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, कब क्या करेगा, कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगी, कब ऑडिट कमेटी करेगी, है ना, समझो। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको क्या बता रही, देखो अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर करेंगे, एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे, और सोल प्रोवाइडर है तो वो खुद करेगा। पॉइंट समझे? अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी के केस में आपको याद रखना है, और हम कंपनी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, तो कंपनी के केस में आपको बस क्या याद रखना है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी में सबसे पहले कैग करता है कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट करवाने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या एंटिटीज की ऑडिट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैग की होती है। कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ये एक अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जिसका काम है ऑडिट करवाना। कौन समझे? अगर ये फेल हो जाता है तब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी आती है कि ऑडिटर को अपॉइंट करें। कौन समझे? ठीक है। और अगर ये भी फेल हो जाता है तो कंपनी के मेंबर्स कर देंगे। कौन समझे? अब बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की। नॉन गवर्नमेंट कंपनी की अगर हम बात करते हैं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कैग का तो कोई रोल नहीं है, सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए तो कंपनी के मेंबर्स कर देंगे। कौन समझ में? ठीक है, ओके, चले आगे। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे। सिंपल सा आप ये समझो, रिपोर्ट हम उसको सबमिट करते हैं जो हमें अपॉइंट करता है। पॉइंट समझ में? ओके, कह रहे ऑडिट की आउटकम क्या है, ऑडिट करने का रिजल्ट क्या है कि भैया एक रिटर्न रिपोर्ट हमारी तैयार होगी। भाई ऑडिट हमने करी तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। रिपोर्ट तैयार करके हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर देंगे। ये ओपिनियन हम किसको सबमिट करेंगे? जिसने हमारी अपॉइंटमेंट की है। कंपनी के केस में हम शेयर होल्डर को करते हैं, फर्म के केस में हम पार्टनर्स को करते हैं। पॉइंट समझ में? ओके, चलिए, ओके, ठीक है, क्लियर है। चलिए, केस स्टडी आपको रीड करके आनी है, कोई डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर कराऊंगी, कमेंट में आपको मेंशन करना है आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए, ये केस स्टडी से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आपको करके आने हैं, इसके आंसर भी आपको दिए गए हैं। ओके, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 एंड आंसर पीछे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्लास में हमें करना है मीनिंग ऑफ अश्योरेंस इन रीजन। ठीक है, ओके, ये पार्ट सेकंड आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको कवर करेंगे हम। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।